में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। ये 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो संपर्क को बढ़ा देगा। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि आज ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सेवा का ये विस्तार ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमिशन की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के लिए 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या हर घर तिरंगा अभियान हो, मन की बात ने इन अभियानों को जन आंदोलन बना दिया। इसलिए एक तरह से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आपकी टीम का भी हिस्सा हूं। साथियों, आज के इस आयोजन की एक और खास बात है। ये वंचितों को वरीयता की सरकार की नीति को आगे बढ़ाता है, जो अब तक इस सुविधा से वंचित रहे, जिन्हें बहुत दूर दराज में रहने वाला माना जाता था, वो अब हम सभी से और ज्यादा कनेक्ट होंगे। समय पर जरूरी जानकारी पहुंचाना हो, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम हो, एग्रीकल्चर से जुड़ी मौसम की जानकारियां हो, किसानों को फसलों, फल, सब्जियों की कीमत की ताजा जानकारी हो, केमिकल खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा हो, खेती के लिए आधुनिक मशीनों की पुलिंग हो, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को नए बाजारों के बारे में बताना हो, या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के समय पूरे क्षेत्र की मदद करना, इन एफएम ट्रांसमीटर्स की बहुत अहम भूमिका रहेगी। आज भारत में जिस तरह गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतनी कम हुई है, उसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को बहुत आसान बना दिया है। आजकल हम देखते हैं देश के कोने-कोने में, गांव-गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वाले साथियों को इंटरनेट और यूपीआई से, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि वो कौन लोग थे जो सारा का सारा पैसा हड़प जाते थे। इन माफियाओं को आज उठाकर हमने जेल के अंदर बंद कर रखा है। कई लोग लूटते थे और फिर छाती चौड़ी करके चलते थे। आज आप देख रहे हैं कि गले में तख्ती लगाकर जान की भीख मांगते फिर रहे हैं। मात्र 45 मिनट में आप सोचिए, वे कौन लोग थे जो सारा पैसा हड़प जाते थे। सड़क का पैसा, बिजली का पैसा, गरीब के आवास का पैसा, नाली और गलियों का पैसा, ये सब हड़पने वाले लोग कौन थे। इन माफियाओं को उठा करके आज हमने जेल के अंदर, सीकटों के अंदर बंद करके रखा है।
ये जो लूटते थे और फिर छाती चौड़ी करके चलते थे, आज आप देख रहे होंगे गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगते हुए फिर रहे हैं। वहीं धारवाड़ में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस 70 साल से धारा 370 को एक बच्चे की तरह अपनी गोद में सहला रही थी। कांग्रेस, जेडीएस, सपा, बसपा, ममता सब कहते थे कि इसे मत हटाइए, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। धारा 370 हट गई तो खून की नदियां तो छोड़िए, किसी की कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। राष्ट्रकूटों और चौलुक्यों की महान भूमि है। यही कित्तूर कर्नाटक से हमारे गुजरात में यही की दो बेटियां बहुत महान राजरानी बनी। एक महारानी मिनल देवी और दूसरी नायिका देवी, जिन्होंने मोहम्मद घोरी को हराने का काम किया था। ये दोनों बेटियां कित्तूर कर्नाटका से गुजरात में ब्याही थी और उसी गुजरात की धरती से मैं आज कित्तूर कर्नाटक के सभी लोगों को प्रणाम करने की बात करता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब ऐसा मत समझना कि ये चुनाव जो आने वाला है वो शंकर पाटिल और अनिल भाई को विधायक मंत्री बनाने का चुनाव है। उनको तो जिताकर विधायक और मंत्री बनाना ही बनाना है, मगर ये चुनाव जो है, ये चुनाव समग्र कर्नाटक का भविष्य तय करने का चुनाव है। कर्नाटक के गरीब, कर्नाटक के आदिवासी, कर्नाटक के दलित और कर्नाटक के किसान का भविष्य तय करने का चुनाव है। आपका एक वोट अगले 5 साल के लिए कर्नाटक में किसका शासन रहेगा, कर्नाटक का भविष्य किसके हाथ में रहेगा, उसका निर्णय करने वाला है। मित्रों, एक और राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है। जानते हो ना राहुल बाबा को? जानते हो या नहीं जानते हो? एक और राहुल बाबा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। ये चुनाव ये तय करने का चुनाव है कि अगले 5 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार कर्नाटक को आगे ले जाएगी या कांग्रेस की सरकार, रिवर्स गियर सरकार कर्नाटक को पीछे ले जाएगी। बताओ भाई, कर्नाटक को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है? जोर से बोलो, ले जाना है या नहीं ले जाना है? क्या रिवर्स गियर चाहते हो? अगर रिवर्स गियर नहीं चाहते हो तो कमल के निशान पर बटन दबाकर शंकर पाटिल और अनिल भाई को जिताना पड़ेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, ये रिवर्स गियर सरकार ना युवाओं का भला कर सकती है, ना दलितों का कर सकती है, ना किसानों का भला कर सकती है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का अपमान किया, अत्याचार किया है। आज मैं नवलगुंड में आया हूं। ये नवलगुंड ही धरती है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों को अब दूसरे खिलाड़ियों और राजनेताओं का साथ मिल रहा है। शुक्रवार को पहलवानों के समर्थन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर धरने में शामिल होने पहुंचे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहलवानों के साथ धरने में शामिल होकर कहा कि आने वाले वक्त में लिखा जाएगा कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ और सरकार ने खिलाड़ियों की बात को अनदेखा करते हुए उनकी गुहार को भी अनदेखा किया। यह अन्याय सभी देशवासियों के साथ किया जा रहा है। सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठता है। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कोई भी कुर्बानी देंगे। और ये वो बेटियां हैं
इन बेटियों ने देश के गौरव को बढ़ाया है। ऐसी 7 हमारी बेटी, ऐसी हमारी 7 बहनें देश की ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों की अगर सबसे ज्यादा मेडल देश की झोली में किसी ने भरना काम किया तो इन खिलाड़ियों ने किया। देश के 80% तो ओलंपिक मेडल यहाँ बैठे धरने पे, और उनके कहने से भी एक ऐसे हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर इतने मुकदमों की लिस्ट हो, और 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल लिस्ट ने भी इनके पक्ष में एक आया। तो यानी कि क्या कारण है, क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है, सरकार बताए। सर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और थोड़ी देर में देखिए, अपने दोषों को और अपने अपराधों को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। ना सिर्फ वो बात बिल्कुल निराधार है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरा कोई रेसलिंग फेडरेशन में मेरा कोई इरादा भी नहीं, और केवल अपने दोषों को झूठ से छुपाकर अगर वो ये सोचेंगे कि हम इन झूठों से डर जाएंगे और अपनी बेटियों का साथ नहीं देंगे, अपनी बहनों का साथ नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं है। मैंने जैसे कहा कि ना सिर्फ ये बात पूर्णतः निराधार है, मगर मेरा रेसलिंग फेडरेशन में को लेकर मेरा कोई इरादा भी नहीं। नए बीते कई दिनों से राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती के स्टार खिलाड़ी विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक समेत कई कुश्ती के खिलाड़ी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, जहां बीते दिन खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भावुक हो गए। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि अगर हम सड़क पर बैठते हैं तो हमारी कुछ मजबूरी नहीं होगी। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो के वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है, और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं, और हम बैठते भी नहीं यहाँ अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो। 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है, किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और PT उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, PT उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम कि अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फ़ोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूँ कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं, सब्र का जब इम्तिहान ख़त्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला। अगर PT उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि और वो रही। और वो जब IOA में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? तब वो क्यों देश की जनता के सामने आए थे? वो भी तो देश की जनता के सामने आए थे। वो क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए? क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री जी के पास गए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है? जब वो खुद IOA की प्रेसिडेंट होने के बाद में, राज्यसभा के सांसद होने के नाते, वो इतनी बड़ी चैंपियन एथलीट होने के नाते भी वो मीडिया के सामने रो रही थी। हमारा अंदर से रो रहा था उस दिन की इतने बड़े एथलीट के साथ भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देश में? हमारे अंदर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है, देश में नकारात्मक राजनीति करने का काम किया है। PM मोदी के बारे में जो वाक्य कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोले हैं वो जानबूझकर बोले गए हैं। वे कांग्रेस की गहरी घृणा की राजनीति का हिस्सा है। चुनाव में बहुत ही
दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक विषय को लेकर के आज चुनाव आयोग को मैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी, हमारी पार्टी के मीडिया के प्रभारी राज्यसभा के सांसद श्री अनिल बलूनी जी और हमारी पार्टी के इलेक्शन कमेटी के पूरे इंचार्ज जो हमारे इलेक्शन कमीशन के विषयों को देखते हैं श्री ओम पाठक जी के साथ चुनाव आयोग को इस दुर्भाग्यपूर्ण विषय पर लेकर मिले हैं। सबसे बड़ा विषय यह है कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने इस देश में नेगेटिव राजनीति को करने का काम किया है और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत की जनता के मन में जिनके लिए श्रद्धा है, उनके बारे में जो वाक्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए हैं वो जानबूझकर किए। वो कांग्रेस की उस गहरी घृणा की राजनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस एक लोकप्रिय नेतृत्व के प्रति अपना व्यक्तिगत वैमनस्य रखती है और बार बार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार से उनके जीवन के आयु के प्रति उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से व्यक्तिगत मर्यादा की राजनीति का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस पूरी तरीके से हताशा पे आ गई है और कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस अब इस चुनाव को एक तरीके से वैमनस्य में बदलने लगी, लोगों को भड़काने में लगी हुई है। वहीं पहलवान वीनस फोगाट ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला आया है लेकिन दिल्ली पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। हम 6 दिन से बैठे हैं, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर ही हमारा अगला कदम होगा। हमारी मांग है कि उन्हें जेल में डाला जाए। देखिए, आप सबको पता है कि आज हमारा कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो कोई भी क्योंकि वहीं दिल्ली में अमृतसर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया है। वैष्णो देवी से दिल्ली जा रही तीर्थयात्रियों की बस पलट गई है। बस की चपेट में आने से साइकिल सवार एक मजदूर की मौत हो गई है और बस में सवार कुछ लोग घायल हो गए हैं। बस सवार यात्रियों का कहना है कि बस ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। सर, जो बस ड्राइवर था उसकी झलक लगते ही यह दुर्घटना हुई है। 416 में मैं जगह हुआ था तो वो मुंह धो रहा था अपना, ठीक है। उसके बाद ये दुर्घटना हुई है, वो कूद गया और एक की जान भी चली गई और बहुत गंदा दुर्घटना हुआ जिसमें हम बच गए सर। इस बस में कितनी सवारियां थी? करीब 19 सवारियां थी इसमें। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में अलग अलग स्थानों पर लाडली बहना से संवाद किया। पहला कार्यक्रम पूरा होने के बाद दूसरे पड़ाव में टीला जमालपुरा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर ही लाडली बहना योजना का रजिस्ट्रेशन भी किया। इस अवसर पर बहनों ने सीएम शिवराज सरकार की बहनों की तारीफ की। और सब मेरी बहनों की जाति, बहनों का धर्म, एक ही धर्म है, मेरी बहनें, ये मेरी बहन है। अब अपने एक परंपरा राखी के दिन भाई को बहन राखी बांधती और बदले में भाई कुछ ना कुछ पैसे देता, कपड़े ले लो, साड़ी ले लो, पैसे दे दो। तो मुझे लगा कि देख शिवराज, तू भी तो भाई है रे। आज अपनी बहनों से दिल से पूछ रहा हूं, जरा आत्मा में झांक के, दिल में झांक के बताना, मैं भाई हूं कि नहीं तुम्हारा? तो जोर से बोल के बताओ, भाई। और भाई भी सौतेला हूं कि सगा हूं? सगा हूं। तो ये रिश्ता है, भगवान ने बनाया भाई बहन का रिश्ता। और इसलिए मेरे मन में भी आया कि सगा भाई
अपनी बहन को साल में एक बार कुछ न कुछ देता है। तू भी तो सगा है, दे कुछ। लेकिन लगा कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा, कम से कम महीने में एक बार तो देना पड़ेगा। एक बार मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।